हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल जीत का ताज का तीसरा भाग। हैदराबाद में देवराज चौहान, जगमोहन और सोनलाल ने 10वें दिन सशक्त योजना के साथ नाइमा प्राइवेट वॉल्ट में डकैती की। वॉल्ट के लॉकर नंबर 351 को सोनलाल ने खोला। वहाँ काली थैली में मौजूद बेशकीमती हीरा दरियाई नूर मौजूद था। देवराज चौहान ने थैली को जेब में डाला। टमाटर का आकार का हीरा किसी तरह जेब में आ ही गया। उसके बाद खामोशी से वहाँ निकल गए। नईमा प्राइवेट वॉल्ट में पड़ने वाली डकैती की वजह से हैदराबाद की पुलिस तेज़ी से हरकत में आ गई। निजाम के वारिसों ने बता दिया था कि लॉकर में बेशकीमती हीरा दरियाई नूर था। पुलिस के लिए इतना ही बहुत था तेज़ी से हरकत में आने के लिए। पुलिस की ऐसी भागदौड़ के बीच हैदराबाद से निकलना ठीक नहीं था, परंतु ज़्यादा देर वे हैदराबाद में रह भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने अलग अलग होटलों में रहकर 2 दिन निकाले और 13वें दिन वो ट्रेन में सवार हो गए, जिसमें 14वें दिन रात 3 बजे के करीब मुंबई पहुंच जाना था। तब 13वें दिन की रात के 12 बजे थे। रात को गुजरने वाले ट्रैफिक का शोर रोज़ की तरह बराबर सुनाई दे रहा था। ये वैसी ही रात थी जैसे कि अन्य रोज़ की रातें होती थी, परंतु मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ के लिए एक खतरों से भरी रात थी। तीनों बंगले से कुछ दूर बंगले पर नजरें लगाए अंधेरे में खड़े थे। मोना चौधरी के गले में छोटा सा बैग लटक रहा था जिसमें फोल्डिंग गन थी। पैंट की जेब में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर थी। महाजन और पारसनाथ के पास भी साइलेंसर लगी रिवॉल्वरें थीं और सिर पर न दिखने वाला कफन बांध रखा था। करीब आधे मिनट से उनके बीच खामोशी रही थी। मैं बता चुकी हूँ कि तुम दोनों ने कब और कैसे हरकत में आना है, मोना चौधरी धीमे स्वर में बोली। मेरे जाने के आधे घंटे बाद तुम दोनों हरकत में आना है। सबसे बड़ा खतरा बंगले की छत पर है, जहाँ लाइट मशीन गनों के साथ 2 व्यक्ति मौजूद हैं। वे ऊपर से नीचे का निशाना आसानी से फ़ौरन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं छत पर पहुंचकर उन्हें संभालूंगी। इस काम में आधा घंटा लग जाएगा। पाली कहाँ है? उधर। महाजन ने अंधेरे में एक तरफ देखा। उसे लेकर आओ, वो मेरे साथ जाएगा। हम ऊपर से नीचे आएंगे और तुम दोनों नीचे से ऊपर आओगे। हमला इस तरह होना चाहिए कि वो समझ ना पाए कि क्या हो रहा है, मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। महाजन उस तरफ बढ़ गया जहाँ अंधेरे में पाली खड़ा था। मोना चौधरी ने गले में लटकते बैग को उतारा और उसमें से एक फोल्डिंग गन के पीस निकालकर एक तरफ रखे और बैग बंद करके गले में डालती हुई बोली, पारसनाथ, गन को जोड़ लो। इसे तुम या महाजन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पारसनाथ अंधेरे में नीचे बैठकर गन के टुकड़ों को जोड़ने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है मोना चौधरी, सारा काम कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा? पारसनाथ ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, मोना चौधरी बिचे स्वर में बोली। फायरिंग का शोर सुनकर पुलिस आ सकती है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, मोना चौधरी ने कहा। यह शंकर भाई का बंगला है। आने से पहले पुलिस 10 बार सोचेगी और तब पहुंचेगी। जब फायरिंग रुके 2 घंटे हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में पुलिस वाले पहले शंकर भाई से बात करेंगे कि वो आए या नहीं। शंकर भाई बंगले में होगा? पारसनाथ ने पूछा। हो भी सकता है और नहीं भी, इस बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई। महाजन पाली को लेकर वहाँ पहुँचा। पाली 50 बरस का, 5 फीट का स्वस्थ इंसान था। कटा हुआ जिस्म, हाव भाव में चुस्ती और फुर्तीलापन स्पष्ट नजर आ रहा था। तुम मेरे साथ आओ, कहकर मोना चौधरी अंधेरी की तरफ बढ़ी। पाली उसके साथ हो गया। मोना चौधरी, वो तिजोरी कहाँ है जिसे वहीं चल रहे हैं? वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ पता तो चले कि इस काम का मुझे कितना पैसा मिलेगा? पाली बोला। तुम्हारी सोच से ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि ये मुफ्त वाला काम तो नहीं है कहीं बाद में तुम लात मार कर? मैं मेहनत का पैसा देती हूँ, लात नहीं मारती। पाली सिर हिलाकर रह गया। उसके गले में औजारों वाला बैग लटका था। शंकर भाई के साथ वाले कम बंगले की दीवार के पास पहुंचकर मोना चौधरी ठिठकी। अंधेरे में आसपास देखा। पाली, मोना चौधरी का सर धीमा था। हाँ, वो साथ वाले बंगले की छत पर हमें पहुंचना है। पाली ने शंकर भाई के बंगले की छत पर नज़र मारी। मुझे ऐसा लगता है जैसे छत पर कोई है। पाली की आवाज़ भी धीमी थी। मालूम है मुझे, वहाँ 2 व्यक्ति हैं, उन्हें मैं देख लूँगी। कहते हुए मोना चौधरी के होंठ भिज गए। वो बंगला जगह के बीच बना हुआ है। आसपास जगह खाली है, हर जगह पहरा है। ऐसे में पहले हम इस बंगले में प्रवेश करेंगे। दोनों बंगले के बीच की दीवार मिली हुई है। हम उस दीवार से उस बंगले की साइड में भीतर प्रवेश करेंगे। वहाँ गनमैन है, उनकी निगाहों से बचना है। बहुत हल्की रोशनी वहाँ है। ऐसे में संभल कर चला जाए तो उनसे बचा जा सकता है। लेकिन बंगले की छत पर जाएंगे कैसे? पाली ने पूछा। रेन वाटर पाइप को पकड़कर। ऐसे चढ़ सकते हो ऊपर? क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पाली ने जवाब दिया। बंगला है किसका, ये जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। और वो तिजोरी कहाँ जिसे मैंने खोलना? बंगले की पहली मंजिल पर। मोना चौधरी की निगाह अंधेरे में फिर रही थी। हम छत से वहाँ तक पहुँचेंगे और वे दोनों नीचे से गनमैनों को साफ करते हुए वहाँ तक आएंगे। खून खराबा होगा? हाँ, ये तो गलत बात है।
बाद में मामला बढ़ा तो मेरा नाम भी बीच में घसीटा जाएगा। पाली ने कहा, इस बारे में निश्चिंत रहो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, लेकिन इसकी भी तुम्हें कीमत मिलेगी क्योंकि तुम हमारे साथ खतरे में चल रहे हो। कितनी? भरोसा रखो, जो मिलेगा वो तुम्हें कम नहीं लगेगा। रिवॉल्वर है पास में? वो तो मैं हमेशा रखता हूँ जब काम पर होता हूँ। उस पर साइलेंसर तो लगा होगा? नहीं। तो अपनी रिवॉल्वर का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर तभी करना जब फायरिंग का शोर होने लगे। जब तक खामोशी से काम चल रहा है तो अपनी रिवॉल्वर को बीच में मत लाना, समझा? आओ। बंगले की 7 फीट ऊंची दीवार पहले मोना चौधरी ने फलांगी, फिर पाली ने। इस बंगले में हर तरफ शांति थी। दोनों दीवार के साथ साथ दबे पाँव आगे बढ़े। आधी दीवार जितना रास्ता तय करके मोना चौधरी ठिठकी और पाली को रुकने का इशारा किया। पाली रुका। इस वक्त हम बंगले वाले बगल वाले बंगले के सेंटर में। मोना चौधरी दोनों बंगलों की जुड़ी दीवार की ऊंचाई देखती हुई बोली, यह दीवार 8 फीट ऊंची है, इसे पार करके उस बंगले के हिस्से में पहुंचना है। पार हो जाएगी? पाली दीवार की ऊंचाई पर निगाह मारते हुए कह उठा, पहले मैं जाऊंगी, मेरे जाने के 5 मिनट बाद तुम उस तरफ आओगे। मोना चौधरी बोली, 5 मिनट बाद क्यों? उस तरफ कोई खतरा हुआ तो 5 मिनट के दौरान उसे मैं निपटा लूँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि ये सब उस तिजोरी तक पहुँचने के लिए किया जा रहा है और तिजोरी को तुमने खोलना है। तुम्हारे बिना हम तिजोरी तक पहुँच भी गए तो सब बेकार रहेगा, क्योंकि उसे हम खोल नहीं सकते। पाली ने समझने वाले ढंग से सिर हिलाया। हाथ दूँ ऊपर चढ़ने के लिए? पाली बोला, ज़रूरत नहीं। तुम जब उधर वाले बंगले में पहुँचो तो आहट मत पैदा होने देना। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने खड़े ही खड़े उछाल भरी और दीवार की मुठभेड़ थाम ली। उसके बाद उसने खुद को जरा सा ऊंचा किया तो शंकर भाई के बंगले का बाहरी नज़ारा उसके सामने था। वहाँ बेहद मध्यम सी रोशनी फैली नज़र आ रही थी। एक ही बार में देखने पर तो वहाँ अंधेरा ही नज़र आता था। बराबर देखते रहने पर मध्यम सा नज़ारा देखने लायक रोशनी का एहसास होता था। मोना चौधरी वहाँ की हर चीज़ को स्पष्ट देख रही थी। हर तरफ उसे लॉन की मखमली घास ही नजर आई। बंगले के साथ साथ 2.5 फीट का पक्का रास्ता था वहाँ से गुजरने के लिए, और उसी रास्ते पर उसे एक गनमैन गुजरता नजर आया। मोना चौधरी ने अपनी गर्दन नीचे कर ली, उसे देखती रही। हाथ में गन पकड़े गनमैन उसी पक्के रास्ते से धीरे धीरे गुजरता चला गया। इस दौरान उसकी सतर्क निगाह हर तरफ घास पर जा रही थी। वो नज़रों से ओझल हो गया। मोना चौधरी वैसे ही दीवार थामे लटकी रही। निगाहें रेन वाटर पाइप पर जा टिकी थी जो ठीक सामने थी और छत तक जा रही थी। कठिनता से मिनट भर बीता होगा कि एक और गनमैन पक्के रास्ते पर से आता नजर आया। उसने गन को कंधे पर लटका रखा था। चाल में लापरवाही थी, परंतु निगाहें आसपास अवश्य घूम रही थी। वो गनमैन वहाँ से निकलता चला गया। मोना चौधरी वैसी ही रही। फिर 1 मिनट बाद पुनः गनमैन नजर आया जो तीसरा था और गन को हाथ में पकड़ा हुआ था। इसका मतलब कम से कम 3 गनमैन हर वक्त बंगले के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। बाकी के 3 अपनी अपनी जगहों पर स्थायी रूप से टिके खड़े होंगे। एक के बाद एक गनमैन गुजरने के बाद 1 मिनट का वक्त होता था। मोना चौधरी आहिस्ता से वापस नीचे आ गई। क्या हुआ? भीतर हो रही पहरेदारी का सिस्टम समझ लो, मोना चौधरी धीमे स्वर में कह उठी। बंगले के गिर्द कम से कम 3 गनमैन बराबर राउंड ले रहे हैं, एक के पीछे एक, यानी कि एक गनमैन निकल जाता है तो बीच में 1 मिनट का खाली वक्त होता है। मिनट पूरा होते ही दूसरा आ जाता है, समझे? समझा। यानी कि हमारे पास 1 मिनट होगा। इस 1 मिनट में हमने दीवार फलांग कर बीच की खाली जगह तय करके रेन वाटर पाइप पर चढ़कर बंगले की छत की मुडेर तक पहुंचना है। समझा? पूरी तरह समझा। याद रखना पाली, ज़रा भी चूक होते ही खेल खत्म हो जाएगा। 1 मिनट का एक एक पल कीमती होगा। जो पल खराब किया वही मौत की वजह बन जाएगा। मोना चौधरी ने उसे सावधान किया। चिंता मत करो मोना चौधरी, पाली की आवाज़ में विश्वास था। 1 मिनट बहुत होता है, इतने वक्त में तो बहुत कुछ हो जाता है, ये तो मामूली सा काम है। मोना चौधरी अंधेरे में पाली का चेहरा देखती रही, फिर बोली, मैं जब दीवार फलांग कर उस तरफ निकल जाऊं तो तुमने इस दीवार की मुठभेड़ थाम कर उधर का नज़ारा देखते रहना है, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुमने कैसे हरकत में आना है। ठीक है। मोना चौधरी पलटी, बट खड़े खड़े टांगों को झटका दिया तो उसका शरीर ऊपर को उठा और उसने दीवार को थाम कर जरा सा सिर ऊपर करके भीतर झाँका। ठीक सामने एक गनमैन गुजर रहा था। मोना चौधरी उसे देखती रही। वो गनमैन निकल गया। मोना चौधरी बिजली किसी रफ्तार से उछली। पल भर के लिए उसका शरीर दीवार पर चढ़कर रुका, फिर बेआवाज़ नीचे गिरता चला गया। वो फ़ौरन संभली, खड़ी हुई और तेज़ी से रास्ता पार करते हुए सामने बंगले की दीवार पर ऊपर की तरफ जा रहे रेन वाटर पाइप की तरफ दौड़ी। अभी आधा रास्ता ही तय किया होगा कि उसका पाँव जोरों से किसी चीज़ से टकराया और वो लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। खुद को संभालते हुए मोना चौधरी जल्दी से उठी। जिस चीज़ से उसे ठोकर लगी थी वो घास को पानी देने वाली पाइप का वॉल्व था। अंधेरा और घास होने की वजह से वो नज़र ना आ सका था। 1 मिनट में से 10 सेकंड गिरने और उठने में ख़राब हो गए थे। दौड़ते हुए मोना चौधरी रेन वाटर पाइप तक पहुंची और उसे पकड़कर उछली, फिर बंदरों की तरह कुलांचे मारती हुई पाइप पर चढ़ने लगी। इस दौरान निगाहें नीचे भी जा रही थीं।
मोना चौधरी छत तक न पहुंच सकी। जरा सा फासला रह गया था कि राउंड वाला गनमैन नजर आया। मोना चौधरी ने खुद को पाइप से चिपका लिया। इस वक्त उसका ज़रा सा भी हिलना उसे भारी खतरे में डाल सकता था। नीचे से गनमैन उसे गोलियों से भून सकता था और वह बचाव में कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पाइप के साथ ऊंचाई पर चढ़ी फंसी हुई थी। लेकिन कोई खतरा पैदा ना हुआ। गनमैन ने इधर उधर तो नज़र मारी, परंतु ऊपर नहीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि सख्त पैरे के बीच कोई पाइप पर चढ़ा भी हो सकता है। गनमैन निकल गया। मोना चौधरी ने गर्दन घुमाकर उधर दीवार पर निगाह मारी। वहाँ पाली के सिर का साया सा नजर आया। वो अभी दीवार नहीं फलांग रहा था। शायद उसे इंतज़ार था कि पहले वो छत पर पहुँच जाए, उसके बाद ही वो उधर आने की कोशिश करेगा। मोना चौधरी ऊपर चढ़ी। कुछ ही सेकंडों में छत की दीवार की मुडेर कूद चुकी थी। दूसरे हाथ से उसने कपड़ों में फंसा रखी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। उसकी बिल्ली की सी तेज़ निगाहें अंधेरे में भरी छत पर फिर रही थी। एक साया नज़र आया। उसकी निगाहें दूसरे साये को ढूंढने लगी। जब तक दूसरा निगाह में नहीं आता तब तक एक को शूट करना खतरनाक था। दूसरा मुसीबत बनकर खड़ा हो सकता था। तभी दूसरा भी नज़र आया। वो दूर छत के कोने में था, शायद उधर झांक रहा होगा। अब वो पलटा और अपने साथी की तरफ आने लगा था। चंद्रमा की रोशनी में उनके हाथों में पकड़े गन स्पष्ट नजर आ रही थी। उसके जूतों की आवाज़ छत पर गूंज रही थी। मोना चौधरी ने दांत भींचकर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर वाली कौनी दीवार पर रखी, हाथ सीधा किया और उन्हें निशाने पर लेने लगी। मोना चौधरी के दांत भिजे हुए थे और आंखों में वैसी चमक नाच रही थी। वो दोनों करीब आए। दूर थे परंतु रिवॉल्वर की रेंज में थे। निशाने पर आते ही मोना चौधरी ने एक के बाद एक 2 बार ट्रिगर दबाया। रिवॉल्वर की नाल से जैसे बिजली निकली हो, कुछ ऐसा ही लगा। दोनों गनमैन गिरते नजर आए। मोना चौधरी उछली, छत पर आई और रिवॉल्वर सख्ती से थामे उनकी तरफ दौड़ी। अभी चंद कदम दूरी थी कि उसने एक गनमैन को पास खड़ी गन उठाते महसूस किया। मोना चौधरी ने पुनः उसका निशाना लिया। गोली उसकी छाती में लगी। वो जोरों से तड़पा और शांत पड़ गया। पास पहुंचकर मोना चौधरी ने उसे देखा। उसकी पहली गोली उसकी बाँह पर लगी थी। स्पष्ट था कि अगर वह सतर्क न होती तो अब तक ये गनमैन उसे शूट कर चुका होता। दूसरे गनमैन को चेक किया। गोली ठीक उसके दिल वाले हिस्से में लगी थी। तभी छत पर आहट हुई। मोना चौधरी रिवॉल्वर से फुर्ती से घूमी। आने वाला पाली था। वो पास आया। सब ठीक है? हाँ, मोना चौधरी ने भिजे स्वर में कहा। कितनों को मारा? पाली ने अंधेरे में पड़ी लाशों पर नज़र दौड़ाते पूछा। मोना चौधरी खामोश रही। 2? पाली बड़बड़ाया था। अब क्या करना है? पाली ने उसे देखा। महाजन और पारसनाथ के हरकत में आने का इंतज़ार, मोना चौधरी ने पूर्वज स्वर में कहा। उनकी हरकत के साथ ही हम नीचे जाने वाली सीढ़ियों के नीचे चलेंगे। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि वो हरकत में आ गए? पाली ने पूछा। तभी बंगले में फायरिंग की आवाज़ हुई और चीखो पुकार गूंज उठी। मालूम हो गया? पाली के होठों से निकला। आओ, कहने के साथ ही मोना चौधरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। पाली ने रिवॉल्वर निकाली और मोना चौधरी के पीछे हो गया। छोरे, अंधेरे में खड़े रुस्तम राव पर बाकेलाल राठौर ने निगाह मारी। मोना चौधरी तो एको के साथ दायों तरफ भी चलोगे? ए भैयो, दोनों बंगलों की तरफ बढ़ो। एको के हाथ में गन हो वो और दूसरे रिवॉल्वर पकड़ो। हाँ बाप, दोनों बंगले में हमला बोलने जाए लाए, रुस्तम राव ने कहा। तन्ने दोनों को पहचानो? हम तो देखते ही पहचानो। मोना चौधरी के खासो बंदो हो वो दोनों? पहचाना बाप। एक का नाम नीलू महाजन होइला, दूसरे का पारसनाथ। और फिर उनके देखते ही देखते पारसनाथ और महाजन ने अलग अलग तरफ से बंगले की दीवारें फलांगी और दूसरे ही पल कानों को फोड़ देने वाला फायरिंग का शोर गूंज उठा। यो तो काम शुरू हो गया। बाकेलाल राठौर का हाथ अपनी मूछ पर पहुंच गया। रुस्तम राव की चमक से भरी निगाह बंगले पर थी। फायरिंग शुरू होते ही आसपास के बंगलों की लाइटें ऑन होने लगी। नींद से लोग जागने लगे। छोरे, बोल बाप, लोगों नींद से उठाओ। पुलिस को ये फ़ोन करो कि कुछ नहीं होइला बाप, ये शंकर भाई का बंगला है, इतनी जल्दी पुलिस नहीं आइला। बात तो थारी ठीक हो वो, पर एक बार मारे दिमाग में खटको। बाकेलाल राठौर बोला। क्या? वो मोना चौधरी फाइल न लायो तो उसी के साथ मारे प्लान भी फेल हो जाए। देखता रहे बाप, वो फाइल पक्का लाएला। रुस्तम राव अंधेरे में मुस्कुराया। बाकेलाल ने रुस्तम राव पर निगाह मारी, फिर दूसरी तरफ देखा। वो मारो 3 बंदों वाला कार नजर ना आवे? कार अंधेरे में हुईला। उनको सब ठीक ठाक समझाएला, वो अपना काम एकदम फिट करेला। मोना चौधरी फाइल लेकर बंगले से बाहर आएला तो फाइल बचने का नहीं बाप। अब तक बंगले में फायरिंग का शोर जोर पकड़ चुका था। मोना चौधरी पाली के साथ छत से सीढ़ियाँ उतरी और बंगले की तीसरी मंजिल पर आ पहुंची। वो पूरी मंजिल खाली थी। बाहर गोलियां चलने में तेज़ी आ गई है, पाली क्या उठा। मोना चौधरी कुछ नहीं बोली। उसके दांत बिछे हुए थे, आंखों में वैसी चमक थी। हाथ में वो गन तैयार थी जो फोल्डिंग टुकड़ों के रूप में बैग में रखी हुई थी। पाली के हाथ में रिवॉल्वर थी। अब हम दूसरी मंजिल पर चल रहे हैं, मोना चौधरी एक एक शब्द चबा कर बोली। वो तिजोरी वहीं पर है जो तुमने खोलनी है।
और दूसरी मंजिल पर ही कहीं तो गनमैन है। हो सकता है कि गनमैन फायरिंग का शोर सुनकर नीचे चले गए या ऊपरी हों। पाली ने सिर हिलाया कि वो हर तरफ से तैयार है। मोना चौधरी बेआवाज़ दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरने लगी। गन वाला हाथ आगे था, तैयार था। पाली उसके पीछे था। अभी 8 सीढ़ियाँ ही नीचे उतरे होंगे कि उनके कानों में एक जोड़ी भागते कदमों की आवाज़ पड़ी। वे ठिठके, तभी उन्हें एक आदमी की हाफती आवाज़ सुनाई दी। मैं नीचे होकर आया हूँ। लगता है बहुत लोगों ने एक साथ हमला कर दिया है। हमारे आदमी मारे जा रहे हैं। हमला करने वालों के पास गन भी है। आवाज़ में हड़बड़ाहट के भाव मौजूद थे। हमें नीचे चलना चाहिए, नहीं तो वो सबको मार देंगे। हम यहीं ठीक है। दूसरी आवाज़ आई, उन्हें ऊपर आने दो। वो ये सोचकर ऊपर अवश्य आएंगे कि यहाँ शंकर भाई है, तब हम उन्हें भून देंगे। वो ज़्यादा हैं, कितने भी हों। दूसरी वाली आवाज़ में कहर के भाव आ गए। आएंगे तो इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते ही, और ऊपर से हम उन्हें आसानी से भून देंगे। ठीक है, लेकिन छत वालों ने नीचे गोलियां क्यों नहीं बरसाई? जो लोग हमला करने आए हैं, अब तक वो छत वाले उन दोनों को ख़त्म कर देते। पहले वाली आवाज़ ने कहा। जा मालूम कर क्या बात है। ठीक है, मैं ऊपर होके आता हूँ, तू सावधान रहना। वे लोग कभी भी ऊपर आ सकते हैं। चिंता मत कर, उन्हें भी देख लूँगा। कदमों की 8 सीढ़ियों की तरफ आती सुनाई दी। दांत पीछे मोना चौधरी जल्दी से 4 सीढ़ियाँ उतरी। तब तक वो गनमैन सामने आ चुका था। गन उसके हाथ में थी और हाथ नीचे था, जबकि मोना चौधरी के हाथ में दबी गन सामने की तरफ थी। चेहरे पर वैशी भाव नाच रहे थे। वो खूबसूरत युवती को सामने पाकर हक्का बक्का रह गया। ऊपर की सीढ़ियों पर कोई होगा, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। गन का रुख अपनी तरफ पाकर चेहरा फक पड़ गया। तभी दूसरी वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रुक क्यों गया? जल्दी ऊपर होकर वापस आ। मोना चौधरी ने उसी पर गन का घोड़ा दबाया। सामने मौजूद गनमैन की छाती जैसे फटती चली गई। फौरन ही ढेर सारा खून बाहर निकला और वो उछलकर पीछे जा गिरा। इसके साथ ही मोना चौधरी ने छलांग मारी और पांव दूसरी मंजिल के फर्श पर जा टिके और फौरन आवाज़ की तरफ घूमी। वहाँ दूसरा गनमैन मौजूद था और हक्का बक्का हुआ खड़ा था। उसने भी पहले वाली की तरह कल्पना नहीं की थी कि ऊपर के रास्ते पर कोई आ सकता है। उसका गन वाला हाथ नीचे का नीचे ही रह गया। सामने बेहद खूबसूरत युवती देखकर पहले तो उसे लगा कि यह सब मजाक है, लेकिन सामने अपने साथी की लाश को देखकर इसे मजाक कैसे कह सकता था। पाली भी नीचे आ गया। गन फेंको, मोना चौधरी गुर्राई। उसने जल्दी से गन फेंक दी। शंकर भाई कहाँ हैं? मोना चौधरी ने पहले वाले सर में कहा। मालूम नहीं, काम पर है, गनमैन ने फ़ौरन जवाब दिया। आएगा? हाँ, शंकर भाई बोला था शायद 3-4 बजे आए। पल भर रुककर वो पुनः बोला। तुम कौन हो? अंडरवर्ल्ड के शेरों की दौड़ में किसी युवती का नाम नहीं सुना तुम? मैं शेरों के साथ दौड़ नहीं लगाती, शेरों को चीर फाड़ कर सुखाती हूँ। मोना चौधरी ने वैसी सर में कहा। उधर चल, जिधर शंकर भाई का बेडरूम है उधर है। गनमैन ने एक तरफ इशारा किया। वो दरवाज़ा लॉक है, तू चल। वो खामोशी से पलटा और आगे बढ़ा। मोना चौधरी उन गन थामे सावधानी से उसके पीछे थी। उसके पीछे पाली था। जब फायरिंग में बहुत कमी आ गई थी, 2 रास्तों को पार करके वो एक बंद दरवाजे के सामने ठिठका। ये गनमैन पलटा। शंकर भाई के बेडरूम का दरवाज़ा है। पीछे हट। मोना चौधरी ने दांत भींचकर गन वाला हाथ हिलाया। मोना चौधरी ने गन का मुंह उसकी तरफ किया और जहां दरवाजे पर चाबी लगती थी और गन का थोड़ा घोड़ा दबाती चली गई। दरवाजे के उस हिस्से के परखच्चे उड़ गए। ठीक इसी वक्त मौका पाते ही गनमैन ने फुर्ती के साथ जेब से रिवॉल्वर निकाली और रुख मोना चौधरी की तरफ करके एक के बाद एक 2 बार ट्रिगर दबा दिया। मोना चौधरी सावधान थी। वो तुरंत अपनी जगह से हट गई, परंतु पीछे पाली मौजूद था। एक गोली तो दीवार में जा धंसी, परंतु दूसरी गोली पाली के कंधे पर जा लगी। पाली के होंठों से चीख निकली। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। दांत भींचकर उसने अपना दूसरा हाथ वहाँ दबा दिया जहाँ गोली लगी थी। तब तक मोना चौधरी की गनमैन को चीथड़ों में बदल चुकी थी। पाली? मोना चौधरी गनमैन से निपट कर उसकी तरफ पलटी। कैसा है तू? ठीक हूँ। गोली कंधे में लगी है? हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं। तिजोरी कहाँ है? पाली कंधे से उठते दर्द पर काबू पाता बोला। मोना चौधरी ने दांत भींचे दरवाजे पर ठोकर मारी। वो खुलता चला गया। मोना चौधरी ने सतर्कता के साथ भीतर प्रवेश किया। गन संभाले हर तरफ देखा। वो बेडरूम ना होकर बेहद खूबसूरत ड्राइंग रूम था और खाली था। सेकंडों में ही मोना चौधरी की निगाह वहाँ फिर गई। उस ड्राइंग रूम में 2-3 अन्य दरवाजे नजर आए। मोना चौधरी उन दरवाज़ों की तरफ बढ़ी। एक खोला, वो बाथरूम था। दूसरा खोला, स्टडी रूम था। बीच में गोल टेबल के गिर्द 4 कुर्सियाँ थीं, शायद वहाँ कोई मीटिंग भी होती हो। तीसरा दरवाज़ा बेडरूम का ही था। सादा सा लेकिन खूबसूरत बेडरूम था वो। वार्डरोब, टीवी, फ़ोन, 2 कुर्सी, एक चेयर के अलावा और ज़रूरत का जो भी सामान था वो वहाँ था, लेकिन तिजोरी कहीं नज़र नहीं आई। दरवाजे पर हाथ पाकर मोना चौधरी पलटी। वो पाली था। कंधे से काफ़ी खून बह चुका था। कमीज़ और वहाँ खून से सन चुकी थी। हाथ से अभी भी कंधा दबा रखा था। ज़बरदस्त पीड़ा हो रही थी। इस बात की गवाह थी उसकी सुर्ख आंखें। तुम ठीक हो?
पाली ने होंठ भींचकर सिर हिला दिया, जबकि मोना चौधरी को उसकी बुरी हालत का पूरी तरह एहसास था। तिजोरी बेडरूम में नज़र नहीं आ रही, यहीं होगी, पाली होंठ भींचकर बोला। किसी चीज़ के ऊपर नीचे देखो, तिजोरी को इस तरह खोले में नहीं रखा जाता कि वो सीधे सीधे नज़र आ जाए। मोना चौधरी ने वार्डरोब खोला, देखा, चेक किया, तिजोरी वहाँ नहीं थी। उसके बाद हर वो संभव जगह देख ली जहाँ तिजोरी हो सकती थी, परंतु वो नहीं मिली। तभी मोना चौधरी की निगाह दीवार पर लगे वॉलपेपर के छेद पर जा टिकी। जो चाबी जैसा छेद था वो उसके सामने पहुंची। चेक किया, फिर पाली से बोली, ये चाबी का छेद है, देखना। पाली दर्द पर काबू पाते आगे बढ़ा, पास पहुंचकर छेद को चेक किया। मेरी कमीज़ ऊपर उठाओ। क्या? कमीज़ ऊपर उठाओ, कमर पर औजारों वाली काली बेल्ट बंधी है, वो बेल्ट खोलो। मोना चौधरी ने ऐसे ही किया, बेल्ट खोलकर उसके सामने की। पाली ने किसी तरह अपनी पीड़ा पर काबू पाया और बेल्ट में फंसे तार जैसे 2 पतले औजारों को निकाला। उसके बाद हाथ की ओर तक बढ़ाए तो दाएं हाथ पूरा न उठ सका। मोना चौधरी, पाली के जिस्म में पीड़ा की लहर उठी। कंधे का जख्म बहुत गहरा है, गोली भीतर तक धंसी पड़ी है, बाहर नहीं उठ रही। वहाँ से मेरी कौनी को सहारा दो। मोना चौधरी ने फ़ौरन उसकी दाई कौनी को सहारा दिया। आधा मिनट भी नहीं लगा और पाली ने उस जगह का ताला खोला तो साथ में छोटा सा दरवाज़ा खुलता चला गया। वह वहाँ पर सामने ही 3 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी तिजोरी रखी नजर आई। मोना चौधरी के होंठ पिच गए। पाली, जल्दी से खोले इसे। तिजोरी के दरवाजे पर छोटे नंबरों वाली चक्री लगी हुई थी। एक तरफ चाबी का छेद भी था, यानी कि चाबी लगाने के बाद कॉम्बिनेशन नंबरों को मिलाना था। मोना चौधरी ने पाली की कौनी को सहारा दे रखा था। पाली ने बायां हाथ ऊपर किया तो गले में पड़ा बड़े औजारों वाला बैग उतारने के लिए कि पुनः अपना हाथ दर्द से भरे कंधे पर रख लिया। मोना चौधरी की निगाह पाली पर जा टिकी। पाली ने दर्द भरी सुर्ख आंखों से मोना चौधरी को देखा। मैं तिजोरी नहीं खोल सकता। पाली हारे स्वर में कह उठा। मोना चौधरी के दांत बिछ गए। ये क्या कह रहे हो पाली? मोना चौधरी के होठों से निकला। इस तिजोरी को खोलने के लिए ही तो इतना खून खराबा किया है और मौके पर पहुंचकर कह रहे हो कि मेरी हालत को समझो। पाली पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठता हाफता हुआ बोला, मेरा कंधा घायल है, खून बहुत बह चुका है, कंधे में धंसी गोली की वजह से दर्द बढ़ता जा रहा है, मेरी बाँह हिलने के काबिल नहीं रही और कॉम्बिनेशन वाली इस तिजोरी को खोलने के लिए दोनों हाथों का फिरती से चलाना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त मेरे लिए संभव नहीं। कहने के साथ ही पाली कुर्सी पर बैठा हाफता रहा। मोना चौधरी होठ भींचे पाली को देखती रही। पाली ने पीड़ा भरी लाल सुर्ख आंखों से उसे देखा। पाली, हमारे पास वक्त कम है, इस वक्त तिजोरी का खोलना बहुत ज़रूरी। कोई फ़ायदा नहीं। पाली पीड़ा पर काबू पाता क्या उठा, मेरा दायां हाथ इस वक्त काम नहीं करेगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मोना चौधरी फ़ौरन गन के साथ घूमी। आने वाला पारसनाथ था, जिसके हाथ में रिवॉल्वर दबी थी और पिंडली पर पैंट लाल सुर्ख हो रही थी। शायद कोई गोली रगड़ खाती पिंडली को घायल कर गई थी। इसे क्या हुआ? पाली की निगाह पड़ते ही पारसनाथ के होंठों से निकला, कंधे में गोली धंस गई है। मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में कहा, तिजोरी खोलने के लिए काबिल नहीं रहा। ओह, पारसनाथ के होंठों से निकला, बाहर क्या पोजीशन है? सब ठीक है। महाजन नीचे पहरे पर है और कोई गनमैन जिंदा नहीं बचा। ग्राउंड फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर पर 2-4 लोग अवश्य हैं, शायद नौकर वगैरह, परंतु उन्होंने खुद को कमरे में बंद करके रखा है। मोना चौधरी कुछ नहीं बोली। अब ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं। पारसनाथ क्या उठा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जिस काम के लिए आए थे। मोना चौधरी ने तिजोरी पर निगाह मारी। वो तो नहीं हो सका, जबकि तिजोरी में पड़ी फाइल हमें चाहिए। पारसनाथ ने अपने गुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा। पाली को देखा। पाली की हालत वास्तव में ख़राब हो रही थी, वह तो स्पष्ट नज़र आ रहा था। एकाएक मोना चौधरी तिजोरी के पास पहुंची। उसे हिलाकर देखा। 3 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी तिजोरी के भीतर कोई खास भारी वस्तु नहीं थी। वो हिली, परंतु तिजोरी का अपना वजन था। मोना चौधरी पारसनाथ की तरफ पलटी। अब एक ही रास्ता बचा है कि हम तिजोरी को ही साथ ले चलें। मोना चौधरी ने फैसले वाले स्वर में कहा। क्या? पारसनाथ के होठों से निकला। ये कैसे हो सकता है? सब हो जाएगा। तुम पाली को कंधे पर डालो और बाहर खड़ी कार अपनी कार में डाल दो। मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में पूछा, बंगले में कोई कार खड़ी है? हाँ, 2 कारें हैं, पारसनाथ ने कहा। ठीक है, तुम पाली को अपनी कार में ले जाओ और महाजन को ऊपर भेज दो। कहने के साथ ही मोना चौधरी आगे बढ़ी और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। यह बंगले का सामने वाला हिस्सा था। तुम्हारा मतलब कि मैं पाली को लेकर जाऊँ? मेरी ज़रूरत नहीं, पारसनाथ ने पूछा। हाँ, बाकी का काम मैं और महाजन कर लेंगे। पाली को इलाज की सख्त ज़रूरत है। यहाँ से हम सीधा तुम्हारे पास ही पहुँचेंगे, तिजोरी के साथ। पारसनाथ ने सिरे लाया और आगे बढ़कर पाली को कुर्सी से उठाकर कंधे पर डाला और तेज़ी से बाहर निकलता चला गया। दूसरे मिनट ही महाजन ने वहाँ प्रवेश किया। हाथ में बोतल थी। पाली को गोले लगने से रगड़ा पैदा हो गया बेबी, महाजन ने बेचैनी से कहा।
इधर आओ, ये तिजोरी है, हम इसे साथ ले जाएंगे। मोना चौधरी बोली। तिजोरी को? हाँ, ये छोटी सी तिजोरी इतनी भारी नहीं कि हम दो इसे उठा ना सकें। मोना चौधरी ने दांत भींच कर कहा। इसे सीधे रास्ते से नीचे ले जाने की अपेक्षा खिड़की से नीचे फेंक देंगे और बंगले में खड़ी किसी कार में रखकर यहाँ से निकल चलेंगे। जल्दी करो। उसके बाद मोना चौधरी और महाजन ने फुर्ती से काम किया। तिजोरी वहाँ से निकाली, खिड़की से नीचे फेंकी और जल्दी में दोनों नीचे पहुँचे। एक तरफ दो कारें खड़ी नजर आईं। मैं कार लेकर आती हूँ। मोना चौधरी कार की तरफ भागी। महाजन तिजोरी के पास पहुँच गया। 1-1.5 मिनट में ही मोना चौधरी कार ले आई। उसके बाद दोनों ने मिट्टी में सनी तिजोरी को उठाकर कार की डिक्की में रखा। मोना चौधरी ड्राइविंग सीट पर बैठी, महाजन बगल में। अगले ही पल कार गेट की तरफ बढ़ गई जो पहले से ही खुला था। मोना चौधरी के दांत बिछे हुए थे, आंखों में तीव्र चमक भरी पड़ी थी। बेबी, महाजन गहरी सांस लेकर बोला, तिजोरी अगर बड़ी होती तो हम साथ ना ले जा पाते। रुस्तम राव बाकेलाल राठौर ने पारसनाथ को देखा जो कंधे पर पाली को लादे निकला और तेजी से कुछ दूर अंधेरे में कार की तरफ बढ़ गया। छोरे, ये तो कोई घायल हो गयो। हाँ, ये तो वो लगरेला है जो मोना चौधरी के साथ उधर को गेला था। गोली लगेला इसको बाप। वो फाइल? बाकेलाल राठौर ने कहना चाहा। इसके पास नहीं होला बाप। मोना चौधरी और महाजन अभी अंदर होला बाप। एक बात आप उनको समझ में नहीं आएला कि ये घायल पक्का तिजोरी खोलने वाला होएला बाप। अगर ये तिजोरी खोलने से पहले ही घायल होएला तो तिजोरी कौन खोएला? छोरे, वहाँ देख, उधर ऊपर की खिड़की पर, वहाँ कुछ होवे। दोनों की निगाह खिड़की पर जा टिकी। उनके देखते देखते तिजोरी नीचे फेंक दी गई थी। ये तो हमारे ख्यालों से तिजोरी होवे। हाँ बाप। रुस्तम राव की आंखें सिकुड़ चुकी थी। अब अपन की समझ में आएगा कि क्या चक्कर है। वो तिजोरी खोलने वाला तिजोरी खोलने से पहले ही घायल होला है। तिजोरी छुटेला होला बाप, और ये कोई रास्ता ना पाकर तिजोरी को ही साथ ले उड़ेला है। हम भी यही सोचो। उधर पारसनाथ की कार स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ आई। वो उनको साथ ही तो कारों लेकर चलोगे? ये कैसे जाओ? भीतर कोई और कार खड़ी होएला, वो उसी में ही जाएगा। आप उनका अभी आया। कहने के साथ ही रुस्तम राव उस तरफ बढ़ गया जहाँ एक कार में 3 आदमी मौजूद थे। कुछ ही पलों बाद वापस लौट आया। का तीनों का तीर मारे हो तने? आप उन बंदों को तैयार करने को बोला बाप कि वो कार निकालने को हैं। तभी बंगले से भीतर से उभरी कार के इंजन की मध्यम से आवाज़ आई। छोरे, मारे ख्याल से वो बाहर क्यों आए हो? बाके, अपनी कार को तैयार रखना। रुस्तम राव की पैनी निगाह बंगले के गेट पर थी। बाकेलाल वहाँ से हट गया। चौथे पल बंगले के गेट से कीमती कार निकली और उसके सामने से होकर गुजरती चली गई। रुस्तम राव ने रात के अंधेरे में भी ड्राइविंग सीट पर बैठी मोना चौधरी को पहचाना। फिर रुस्तम राव ने अपने बंदों की कार को उस कार के पीछे जाते देखा। उस कार की लाइट ऑफ थी। रुस्तम राव की आंख सिकड़ी हुई थी। तभी पास आकर कार रुकी। ड्राइविंग सीट पर बाकेलाल राठौर मौजूद था। आ छोरे। रुस्तम राव जल्दी से कार में बैठ गया तो बाकेलाल राठौर ने कार आगे बढ़ा दी। बाप, अब अपन को फाइल नहीं, वो तिजोरी लेने का है। फाइल उसी में बंद होएला है। जानो है हम, कहते हुए बाकेलाल राठौर ने कार की स्पीड बढ़ा दी। 1:45 हैदराबाद से ट्रेन आ पहुंची मुंबई सेंट्रल पर। देवराज चौहान, जगमोहन सोनलाल ट्रेन से उतरे और बाहर आकर पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक पहुंचे और कार में बैठकर बंगले की तरफ चल पड़े जिसमें 3 बंदे थे। उस कार में पीछे से मोना चौधरी कार को वेग के साथ टक्कर मारी। रात के अंधेरे में भड़ाक की आवाज़ गूंजी। मोना चौधरी की कार ज़ोरों से लड़खड़ाई, फिर संभली। अगले ही पल कार को पुनः पहले से भी ज़्यादा तेज टक्कर मारी गई। मोना चौधरी ने दांत भींचकर कार को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की। बेबी, महाजन रिवॉल्वर निकालते हुए बोला, लगता है शंकर भाई के आदमी पीछे लग गए। मेरा भी यही ख्याल है, वरना इस मामले में कोई और नहीं आ सकता। मोना चौधरी दांत भींचे कह उठी। तुम पीछे वाली कार के टायर का निशाना लो, मैं कार को पूरी रफ्तार पर छोड़ती हूँ। ठीक तभी इस बार लगने वाली टक्कर ऐसी थी जैसे 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हों। कार मोना चौधरी के कंट्रोल से बाहर हो गई। उसने भरपूर कोशिश की कार को संभालने की, परंतु सामने से आती कार से उसकी कार टकरा गई। वो कार भी उलटते उलटते बची। मोना चौधरी की कार रुक चुकी थी। जिससे टक्कर हुई थी वो कार भी आड़ी तिरछी होकर रुकी पड़ी थी। पीछे वाली कार भी रुकी और उसमें मौजूद 3 बंदे निकले। उनके हाथों में रिवॉल्वरें थीं। फ़ौरन आगे बढ़कर उन्होंने कार को घेरे में लिया। महाजन का माथा डैशबोर्ड से टकराने की वजह से फट सा गया था। वहाँ से खून बह रहा था। हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर कार में ही जाने कहाँ गिर गई थी। मोना चौधरी ने खुद को संभाला और होठ पीछे कार के गिर्द खड़े उन बंदों को देखा जो सूरज से ही खतरनाक लग रहे थे। तभी पीछे से आती बाके रुस्तम की कार वहाँ आकर रुकी। दोनों बाहर निकले।
कार के पास पहुंचे। उन पर निगाह पड़ते ही मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। तुम? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हाँ, कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने जेब से निकाली रिवॉल्वर और दूसरा हाथ मुझ पर पहुंच गया। बाहर आ जा, नहीं तो हम थारे को वट के रख देंगे। रुस्तम राव वहाँ खड़े तीनों बंदों से बोला। डिग्गी में तिजोरी होएला, वो तिजोरी निकालकर अपन की कार में डालो। तीनों फौरन वहाँ से हट गए। मोना चौधरी का चेहरा गुस्से से तप उठा था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और कहर भरी निगाहों से बारी बारी दोनों को देखने लगी। सलाम बाप, रुस्तम राव फौरन मुस्कुराकर बोला। मारी भी हेलो हेलो ले लो, बाकेलाल राठौर कड़वे सर में बोला। तब तक दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर महाजन भी बाहर निकला। माथे से बहने वाले खून पर रुमाल रखा हुआ था। रुस्तम राव और बाकेलाल राठौर को देखकर मनी मन वो हैरान था। बाप, रुस्तम राव बोला, इधर को आजा, हथियार वगैरह हो तो उसे छुटकारा पाएला। महाजन खाली हाथ था। वो घूमकर उनके पास आ पहुंचा। ये क्या कर रहे हो? मोना चौधरी गुर्रा उठी। छोरे, ये तो गुस्सा खावे है, बाकेलाल राठौर शब्दों को चबाकर बोला। रुस्तम राव के मासूम चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। रात के अंधेरे में कारों में जल रही लाइटों में सारा नज़ारा स्पष्ट नजर आ रहा था। तभी सबकी निगाहें उस कार की तरफ गईं जो सामने से आ रही थी, जिससे मोना चौधरी की कार टकराई थी और जो पलटते पलटते बची थी। उस कार में देवराज चौहान, जगमोहन और सोनलाल थे, जो स्टेशन से बंगले घर लौट रहे थे। और अचानक ही सामने आती कार ने ज़बरदस्त टक्कर दे मारी थी। देवराज चौहान को टक्कर लगते ही पूरा विश्वास था कि कार पलट जाएगी, परंतु आखिरकार बची गई। सोहनलाल पीछे वाली सीट पर आके बंद किए पड़ा था। उसका सिर दरवाजे से टकराया, परंतु बच गया। देवराज चौहान और जगमोहन ने होने वाली टक्कर को 2 पल पूर्व ही महसूस कर लिया था, इसलिए अपने बचाव की भरपूर चेष्टा की और मामूली सी खरोचों के अलावा उन्हें कुछ न हुआ। बेवकूफ़ लोग, गाड़ी चलानी भी नहीं आती, जगमोहन झल्ला उठा। देवराज की निगाह कार पर थी, जो रुक चुकी थी, और पीछे रुकती कार और उसमें से निकलते तीनों बंदों को भी देखा। उसके बाद जो हुआ सब देखा। जब मोना चौधरी को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। मोना चौधरी? जगमोहन के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। ओह, फ़कीर बाबा ने कहा था कि अगर 15 दिन निकल गए तो सब ठीक रहेगा, और आज 14वां दिन है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। मैं सच कह रहा हूँ, एक एक दिन का हिसाब रखा है मैंने। जगमोहन क्या उठा। देवराज चौहान पुनः सामने देखने लगा। मोना चौधरी को रुस्तम राव बाकेलाल राठौर ने घेरा है। जगमोहन हैरानी था। देवराज चौहान ने कार का दरवाज़ा खोला। कहाँ जा रहे हो? जगमोहन ने व्याकुलता से पूछा। देवराज चौहान शांत भाव में मुस्कुराया। बाहर। तभी पीछे बैठा सोहनलाल बोल पड़ा। उनका मामला है, तुम क्यों बीच में आते हो? फ़कीर बाबा की याद करके ही रुक जाओ, हो सकता है तुम्हारा सामने जाना ही झगड़े की वजह बन जाए। और मैं झगड़ा करने नहीं जा रहा, हम यहाँ से चल रहे हैं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कम से कम मोना चौधरी को मालूम तो हो कि उसकी कार की टक्कर से हमारी जान भी जा सकती थी। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल आया। जगमोहन और सोहनलाल भी बाहर निकले। देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी, फिर होंठ पिचे और दूसरे ही पल चेहरे पर भूचाल के निशान पैदा होते चले गए। अब समझी? मोना चौधरी के शब्द आग उगल रहे थे। तो ये सब तुम्हारा फैलाया जाल है? मैं खुद हैरान थी कि ये दोनों मुझे घेरने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसके पीछे? ओ छोरी, बाकेलाल राठौर ने रिवॉल्वर का दबाव उसके पेट पर बढ़ाया। मारे से बातें करे तम, यो मारो मामला होए। देवराज चौहान का मारो मामले से मतलब ना हो वो। मैं सब समझ रही हूँ। मोना चौधरी के होठों से फुफकार निकली। झूठ मत बोलो। अगर देवराज चौहान का इस मामले में मतलब ना होता तो रात के इस वक्त ये यहाँ ना होता। देवराज चौहान मुस्कुराया। महाजन के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। मोना चौधरी की बताई फ़कीर बाबा वाली बात याद आ रही थी। मोना चौधरी और देवराज चौहान का आमना सामना होने वाला है, जो कि अब हो गया था। कहीं ये मुलाकात झगड़े की वजह न बन जाए। मोना चौधरी की बात सुनकर जगमोहन आगे बढ़ा। जेब से ट्रेन की टिकटें निकालकर महाजन की जेब में डाली। अशांत स्वर में क्या उठा। हम हैदराबाद से लौट रहे हैं, कुछ देर पहले ही ट्रेन आई है, ये उसकी टिकटें हैं। सच मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक। विश्वास दिलाकर हमें तुम लोगों से कोई इनाम नहीं लेना। देवराज चौहान ने 3 कदम और बढ़ाए। मोना चौधरी उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है मोना चौधरी? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। मैं तुमसे डरता हूँ, जो इस मामले में मेरा हाथ होते हुए तुम्हें देखकर कहूँगा कि यहाँ जो भी हो रहा है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। मोना चौधरी दांत पीस कर रह गई। तभी तीनों बंदे वहाँ पहुँचे। तिजोरी आपकी कार की डिग्गी में रख दी है, एक ने रुस्तम राव से कहा। ठीक है, अब यहाँ से फुटेला बाप, रुस्तम राव बोला। 3 बंदे अपनी कार की तरफ बढ़ गए, जो टक्कर मारने की वजह से बुरे हाल हो गई थी। मोना चौधरी ने सुलगती निगाहों से बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव को देखा। जो भी कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तिजोरी वापस रख दो। मोना चौधरी दांत भींचे बोली।
हमको का तिजोरी को चाटना है का? पता दे दो, तिजोरी को थारे पासों पहुंचा दो। हमको तो सिर्फ फाइल की ज़रूरत होवे, जिसकी ज़रूरत थारे को होवे। बाकी लाल। मोना चौधरी का चेहरा धधक उठा। बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। मारे को अंजाम की परवाह ना होवे, फाइल की परवाह होवे। बाकेला लटर का हाथ मूछ पर पहुंच गया। तभी महाजन बोला, तुम्हें फाइल की क्या ज़रूरत है? वही ज़रूरत होवे जो थारे को होवे। तुम फाइल बंगाली को दो और हम फाइल कर्मे को दो, जो कभी उसो का पार्टनर होवे, समझो का? ये तिजोरी शंकर भाई के यहाँ से हम लाए हैं, मोना चौधरी बोली। इसी बात का इंतज़ार तो अपन कई दिनों से करेला है बाप। रुस्तम मुस्कुराया कि तुम फाइल को शंकर भाई के दर से बाहर लाएला और अपन वो फाइल पाएला। यह अलग बात होएला कि फाइल के बदले तुम तिजोरी ही उठाएला। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हम चलें? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया और पलटकर कार की तरफ बढ़ गया। साथ में जगमोहन और सोनलाल भी थे। तभी मोना चौधरी ने बिजली की सी फुर्ती से बाकेलाल लठौर के रिवॉल्वर वाले हथियार पर झपट्टा मारा, जिसकी नाल पेट से लगी थी। बाकेलाल लठौर संभल नहीं सका। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे खतरनाक मौके पर मोना चौधरी कुछ करने की सोचेगी भी। दूसरे ही पर रिवॉल्वर बाकेलाल लठौर के शरीर से सटी थी। बाकेलाल लठौर हक्का बक्का रह गया। रुस्तम हाथ में रिवॉल्वर थामे खड़ा रह गया। खेल एकदम उल्टा हो गया था। वो कुछ करता तो मोना चौधरी ने बाकेलाल लठौर को शूट कर देना था। रिवॉल्वर फेंक दे रुस्तम। बाप, खेल का रंग ही बदला है। रुस्तम की आंखों में खतरनाक भाव मचल उठे। रिवॉल्वर फेंक। रुस्तम को रिवॉल्वर फेंकनी ही पड़ी। अब तुम दोनों में से कोई शरारत नहीं करेगा। महाजन, तुम रुस्तम के साथ वो तिजोरी उठाकर। बाप, इतना तकलीफ क्यों करेला है? अपन का कार ही ले जा, कहीं छोड़ देना, अपन का आदमी ले जाएगा। हम वट के रख देवेंगे। बेबस बाकेलाल लौटर गुर्रा उठा। महाजन, इनकी कार संभालो, मोना चौधरी ने दांत भींच कर कहा। महाजन कार की तरफ बढ़ा। तभी बाकेलाल लठौर ने दांत भींचकर मोना चौधरी की कलाई पकड़ी और रिवॉल्वर अपने पेट से हटाकर एक तरफ कर दी। ये सब अचानक हुआ। ट्रिगर पर रखी उंगली दब गई और इत्तेफाक से नाल का रुख देवराज चौहान की तरफ था, जो उस वक्त कार में बैठ रहा था। उसी पल देवराज चौहान के ओठों से करहा निकली। कंधा कार से जा टकराया। जगमोहन तड़प कर पलटा। गोली लगी? जगमोहन की आवाज़ में घुर्राहट थी। हाँ, पिंडली को उधेड़ कर निकल गई। देवराज चौहान के ओठों से निकला। अगले ही पल जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाली और धधकते चेहरे के साथ आगे बढ़ा। दरिंदा लग रहा था वह। किसने चलाई गोली? जगमोहन दहाड़ा। जवाब दिया बाकेलाल लठौर ने। रिवॉल्वर तो मोना चौधरी के हाथ में हो। उसने अभी भी मोना चौधरी की कलाई थाम रखी थी। कार की तरफ बढ़ते महाजन के कदम ठिठक चुके थे। उसके चेहरे से इस बात की आशंका जाहिर हो रही थी कि अब कुछ होगा। चेहरे पर खतरनाक भाव समेटे जगमोहन उनके पास पहुंचकर टिटका और हाथ में दबे रिवॉल्वर मोना चौधरी की गर्दन पर रख दी। बोल, जगमोहन गुर्राया। मैं कोई सफाई देने के लिए नहीं बता रही हूँ, मोना चौधरी पीछे ओठों से कह उठी। मेरी उंगली ट्रिगर पर थी, बाकेलाल ने कलाई पकड़ी तो ट्रिगर दब गया। ये बच्चों के खिलौने नहीं है। पास आता देवराज चौहान कह उठा। बिना इशारे के जब ट्रिगर दबने लगे तो बड़े खिलौनों से दूर हो जाना चाहिए। मोना चौधरी की आंखें सुलग उठी। ये गोली मेरी पिंडली की अपेक्षा मेरी पीठ और सिर में भी लग सकती थी। मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई। मोना चौधरी पूर्व स्वर में कह उठी। मोना चौधरी, देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। हमारे धंधे में कोई भी गलती से हो जाए तो वो जाने आने की वजह बनती है। इस बात से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में दबी हुई रिवॉल्वर से गोली निकलकर मुझे लगी है। बोल, क्या करूँ तेरा? मोना चौधरी की गर्दन पर हाथ रखे जगमोहन ने खतरनाक स्वर में देवराज चौहान से पूछा। चलाऊं गोली? ऐसा मत करना। चंद कदमों की दूरी पर खड़ा महाजन कह उठा। ये तो रगड़ा पैदा होइला है बाप, रुस्तम बड़बड़ाया। वहाँ मौत से भरी खामोशी छा चुकी थी। हम वट रख द हम वट के रख दवंगा। मोना चौधरी की रिवॉल्वर वाली कलाई सख्ती से थामे बाकेलाल लठौर कह उठा। देवराज चौहान 2 कदम और आगे बढ़ा और मोना चौधरी के हाथ में दबी रिवॉल्वर ले ली। गर्दन पर रिवॉल्वर लगी होने की वजह से मोना चौधरी इनकार करने की स्थिति में नहीं थी। देवराज चौहान पीछे हटा। मोना चौधरी की कलाई छोड़कर बाकेलाल लठौर भी पीछे होते चला गया। तुमने मेरी कार को ज़ोरदार टक्कर मारी, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए कि मैं ये वक्त निकालना चाहता था। मैं तुम लोगों के काम में दखल दिए बिना वापस जा रहा था कि तेरे हाथ में दबी रिवॉल्वर से निकली गोली मुझे आ लगी। मैं कोई साधु संत नहीं कि तेरी दूसरी गलती को भी नज़रअंदाज कर दूँ। जो गलती से हुई है, तूने ही मुझे मजबूर किया है कि मैं इस काम में दखल दूँ। मोना चौधरी की जलती आंखें देवराज चौहान पर थी। बाके, हुक्म, जिस तिजोरी की बात हो रही थी वो कहाँ है? देवराज चौहान सर स्वर में बोला। रिवॉल्वर थाम उसकी निगाहें एकटक मोना चौधरी पर थी। फिक्र करो, वो अपनी ही कारों में हो। जा, रुस्तम को साथ ले जा, देवराज चौहान भिचे स्वर में बोला। बाकेलाल लौटर फौरन पलटा और रुस्तम से बोला। चल छोरे, मारी तो बैजा बैजा होते होते बल्ले बल्ले हो गयो।
दोनों अपनी कार की तरफ बढ़े। रुस्तम के चेहरे पर गंभीरता थी। बाप, इन दोनों में झगड़ा होएला, जो फ़कीर बाबा बोला था। फिक्र काणी, वट के रख दवंगे। तिजोरी जाती देखकर मोना चौधरी के जिस्म में आग लग गई। देवराज चौहान, तुमने मेरे मामले में दखल देकर ठीक नहीं किया। मैंने दखल नहीं दिया। देवराज चौहान चुपते स्वर में कह उठा। गोली चलाकर तुमने बुलावा भेजा था और मैं आ गया। तुम एक बार फिर झगड़े की बुनियाद रख रहे हो। मैंने ना तो पहले झगड़े की बुनियाद रखी थी और ना ही अब रख रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि हाथ में रिवॉल्वर लेकर इस तरह नहीं घूमा करते। गोली चल जाती है जैसे कि अब चली और मेरे को लगी। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। बहुत सस्ते में छूट रही हो अभी भी। कोई और होता तो बातें करने की अपेक्षा अब तक गोलियों से भून कर चलता बनता। मैं कहता हूँ ख़त्म करो इसे। मोना चौधरी की गर्दन पर रिवॉल्वर रखे जगमोहन कठोर स्वर में कह उठा। खत्म भी कर देते अगर इसने ये गलती जानबूझकर की होती, लेकिन 2 गलतियां गलती से कर चुकी है ये, इसलिए मामले में दखल देकर रास्ते में छोड़ रहा हूँ। देवराज चौहान ने मोना चौधरी की सुलगती आंखों में देखा। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जान बचाने के। मोना चौधरी दांत भींचे रही। वो जानती थी कि इन हालातों में कभी भी ये लोग उसे शूट कर सकते हैं और वो कुछ नहीं कर सकती। देखते ही देखते रुस्तम और बाकेला लौटौर की कार वहां से चली गई। मोना चौधरी को लगा जैसे उसका पूरा जिस्म आग में घिर गया हो। जगमोहन, देवराज चौहान की आवाज़ में सर्द भाव थे। चल कार में। खा जाने वाली निगाहों से मोना चौधरी को देखते जगमोहन पीछे हटा। 3 कदम उल्टे ही चला। मेरी मानो तो खत्म कर दो इसे, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। ये ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारी ये बात भी मान ली जाएगी। देवराज चौहान की आवाज़ के भाव सर्दी रहे। इस वक्त यहाँ से चलो। इसे जो समझाना था वो समझा चुके हम। जगमोहन पलटा और कार की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर गंभीर भाव समेटे सोहनलाल गोली वाली सिगरेट सुलगाए कार के पास ही खड़ा था। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गया। जगमोहन ने कार की स्टीयरिंग सीट संभाली, कार स्टार्ट की और कार को बैक करके सड़क पर सीधा किया। देवराज चौहान, मोना चौधरी की आवाज़ में मौत झलक रही थी। मामला तो अब शुरू हुआ है। शुरू हुआ है तो मुझे कोई दुख नहीं, ख़त्म हुआ है तो मुझे कोई खुशी नहीं। देवराज चौहान का सर सर्दी था, क्योंकि मेरे मामले चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। कहने के साथ ही देवराज चौहान रिवॉल्वर का रुख मोना चौधरी की तरफ किए सावधानी से उल्टे पाँव अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। मोना चौधरी की सुर्ख धधकती निगाहें उस पर लगी रही। देखते देखते देवराज चौहान कार में बैठा और कार आगे बढ़ती चली गई। कुछ ही पलों बाद कार की टेल लाइट भी नजर आनी बंद हो गई। महाजन पास पहुंचा। मोना चौधरी तब तक जलकर राख हो चुकी थी। सॉरी बेबी, मेरी रिवॉल्वर कार में थी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, महाजन अफसोस भरे स्वर में बोला। मोना चौधरी की लाल आंखें महाजन के चेहरे पर जा टिकी। महाजन, बहुत मौके मिलेंगे अब कहने को। जो मन में आए कर लेना, जी भर कर करना। मेरे मामले में दखल देकर देवराज चौहान ने अपनी मौत को बुलाया है। महाजन ने मोना चौधरी की पागल हो रही हालत को देखा। बेबी, महाजन उसे ठंडा करने के इरादे से बोला, गलती तुम्हारी भी थी। मेरी? हाँ, बेशक वो सब बाकेलाल के हाथापाई की वजह से हुआ, लेकिन रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में थी और उसमें से गोली निकलकर देवराज चौहान को लगी, उसकी टांग पर लगी। लेकिन वह गोली उसके शरीर के किसी नाजुक जगह भी लग सकती थी। वो मर सकता था। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो तब उसके साथ ही हमारी क्या हालत, जो हुआ ही नहीं। उसकी बात मत करो महाजन। मोना चौधरी ने दांत भींच कर कहा। मेरे हाथ में दबी रिवॉल्वर से गोली चली और देवराज चौहान जानता था कि जानबूझकर मैंने उस पर गोली। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर से गोली निकलकर देवराज चौहान को जा लगी। देवराज चौहान को भड़काने के लिए इतना ही बहुत है। महाजन गंभीर था। अगर उसकी जगह अंडरवर्ल्ड का कोई दादा होता तो वो सीधा तुम्हें गोलियों से भून देता। होता और क्या ना होता ये बात की बात है, मोना चौधरी दरिंदगी से कह उठी। देवराज चौहान ने मेरे मामले में दखल देकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तिजोरी हमारे हाथ से निकल गई। अब बात सिर्फ देवराज चौहान की और मेरी है। इस वक्त उसकी चली, वो चला गया। मैं बताऊंगी देवराज चौहान को कि मोना चौधरी हर बार बेबस नहीं होती। महाजन गहरी सांस लेकर रह गया। चले बेबी, शंकर भाई वाली कारी छोड़ देते हैं। महाजन ने बात बदली। मोना चौधरी की निगाह एकटक उस काली थैली पर टिक चुकी थी जो कार की हेडलाइट में चमक रही थी। वो थैली वहाँ पड़ी थी जहाँ देवराज चौहान वाली कार रुकी थी। मोना चौधरी अपनी जगह से हिली, आगे बढ़ी, आंखों में सिकुड़न आ चुकी थी। पास पहुंचकर नीचे पड़ी थैली को उठाया। वो मखमली कीमती कपड़े की थैली थी। थैली के भीतर उसे किसी ठोस चीज़ का एहसास हुआ। थैली का मुंह डोरी से बंद था। जब तक महाजन भी पास आ चुका था, उसने भी थैली को देखा। ये क्या है बेबी? मोना चौधरी ने होंठ सिकोड़कर थैली खोली, बीच में हाथ डाला तो पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे किसी बर्फ़ के टुकड़े को थाम लिया हो। उस चीज़ को निकाला तो अंधेरे में उसकी आंखें चौंधी आ गई, इतनी तेज़ जैसे किरणें निकल रही थी उसमें से।
वो दरियाए नूर हीरा था जिसे देवराज चौहान ने हैदराबाद की नईमा प्राइवेट वॉल्ट के नौका नंबर 351 से डकैती करके निकाला था। कारों की टक्कर और पिटली में गोली लगने के दौरान वो जेब से खिसक कर बाहर निकल आया होगा, फिर नीचे गिरा, परंतु काली थैली में बंद होने की वजह से उसके गिरने का एहसास नहीं हो पाया था। देवराज चौहान को मोना चौधरी ने फौरन हीरे की थैली को वापस बंद कर दिया। वो चमक, वो रोशनी एकाएक गायब हो गई। महाजन फटी फटी आंखों से थैली को देख रहा था। मोना चौधरी के होठों पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। बेबी, ये तो बेशकीमती हीरा है, महाजन के होठों से निकला। हाँ, और देवराज चौहान की जेब से गिरा है। मोना चौधरी जहरीले स्वर में कह उठी। जल्दी से निकलो, देवराज चौहान इसकी तलाश में यहाँ भी आ सकता है, और ऐसे कीमती हीरे के पास में होते हुए मैं लड़ना नहीं चाहती। दोनों तेजी से अंधेरे में गुम होते चले गए। मोना चौधरी की बात ठीक निकली। 5 मिनट बाद ही देवराज चौहान की कार वहाँ पहुंची थी। उन्होंने वहाँ थैली को, हीरे को बहुत तलाशा, देर तक ढूंढा। अब तक दिन का उजाला भी फैलना शुरू हो गया था, परंतु वो हीरा, वो थैली तो उन्हें मिलनी नहीं थी। आखिरकार देवराज चौहान सपाट स्वर में कह उठा। वो हीरा दरियाए नूर मोना चौधरी के हाथ लग गया है। अब क्या होगा? जगमोहन जैसे तड़प उठा। मोना चौधरी जैसी शख्सियत के हाथों में कोई चीज़ निकालना आसान काम नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। फिर भी देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। चलो बंगले पर। सोहनलाल होठ चिकोड़कर सिर खुजला रहा था। पाली के कंधों से गोली निकल चुकी थी, उसकी दवा दारू हो चुकी थी। पारसनाथ ने यह सारा काम नर्सिंग होम से करवाया था। फीस के रूप में 100 की पूरी गड्डी एडवांस में दी थी। इस वक्त पाली उसी ठिकाने पर दवाइयों और इंजेक्शन के असर में गहरी नींद में डूबा था। उसके पहुंचने के घंटे भर बाद मोना चौधरी और महाजन वहां पहुंचे। दोनों को खाली हाथ देखकर पारसनाथ की आंखें सुकड़ी। तिजोरी कहाँ है? उसके होठों से निकला। देवराज चौहान ले गया। महाजन मुस्कुराया। क्या? पारसनाथ के चेहरे पर अजीब भाव हो गए। देवराज चौहान? हाँ, फ़कीर बाबा ठीक ही बोला था बेबी को कि देवराज चौहान से मुलाकात होगी। मोना चौधरी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। महाजन ने आगे बढ़कर एक तरफ रखी बोतल उठाई। तो तुम इतना खुश क्यों होकर बता रहे हो कि तिजोरी देवराज चौहान ले गए? पारसनाथ ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम्हारा चेहरा तो बता रहा है कि जैसे तिजोरी तुमने खुद उसके हवाले की हो। महाजन ने एक ही बार में बोतल से कई मोटे मोटे घूंट गले में उतारे। पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल शांत था। बात यह हुई कि उस फाइल के चक्कर में बाकेला लौठौर और रुस्तम राव भी थे। क्या? सुनता रहे। वो जाने कब से हमारी हरकतों पर नज़र रख रहे थे कि हम फाइल पर हाथ साफ करें, और वहाँ से निकलते ही वो हमारे से फाइल छीने। उसके बाद होने वाली सारी बातें महाजन ने पारसनाथ को बताई, जिसे सुनकर पारसनाथ गंभीर हो उठा। तो वो तिजोरी हमारे हाथ से निकल गई? पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। हाँ, बदले में बेशकीमती हीरा हाथ आ गया। महाजन हंसा। महाजन? मोना चौधरी ने उसे देखा। हाँ बेबी, वो तिजोरी हमें वापस मिलेगी। कैसे? ये हीरा देवराज चौहान को चाहिए और मुझे वो तिजोरी, इसलिए तिजोरी वापस मिलेगी। महाजन ने आंखें सिकोड़कर मोना चौधरी को देखा। पागल तो नहीं हो गई हो तुम बेबी? महाजन तेज स्वर में कह उठा। तिजोरी वाला सौदा हमारे लिए सिर्फ 1 करोड़ का था, और यह हीरा करोड़ों का। बंगाली को 1 करोड़ देकर हाथ जोड़ देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, और करोड़ों का ये हीरा बेचकर माल अपनी जेब में डालेंगे। मोना चौधरी ने हीरे की थैली निकाली और पारसनाथ की तरफ उछाल दी। पारसनाथ ने थैली थामी, उसमें से हीरा निकाला और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगा। महाजन, हालात कोई और होते तो ऐसा ही करते शायद, लेकिन अब स्थिति दूसरी। बेबी, सब ठीक है, वही हालत है। स्थिति ठीक है तुम, अब बात दौलत की नहीं, जिद की आ चुकी है। मोना चौधरी की आवाज़ में कठोरता आ गई। देवराज चौहान की वजह से तिजोरी हमारे हाथ से निकली। अब देवराज चौहान ही वो तिजोरी हमारे हवाले। परंतु वो तो रुस्तम और बाकेलाल राठौर के पास। तो क्या हो गया? देवराज चौहान तिजोरी उनसे लेगा, क्योंकि वो हर हाल में हीरा वापस पाना चाहता होगा। ये सौदा करके मैं देवराज चौहान को ये समझाना चाहती हूँ कि मैंने उसके हाथों ही अपनी चीज़ वापस पाई। महाजन ने तगड़ा घूंट भरा। बेबी, ये जरा सी जिद करो, करोड़ों का नुकसान कर देगी। तुम समझने, मैं इस वक्त करोड़ों का नुकसान नहीं देख रही, देवराज चौहान को देख रही हूँ, जिसका सिर कैसे भी हो हर हाल में झुकना ही है। उसकी वजह से तिजोरी हाथ से निकली, अब वही तिजोरी मेरे हवाले करेगा। महाजन माथा पकड़ने वाले अंदाज में बैठ गया। तभी पारसनाथ बोला। यह हीरा बहुत कीमती है, मेरे ख्याल में कोई खास हीरा है ये। मेरा भी यही ख्याल है, मोना चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। और इस खास हीरे को पाने के लिए देवराज चौहान हर हाल में वो तिजोरी हमें वापस करेगा। महाजन ने उखड़ी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। बेबी, उनके साथ सोहनलाल था, एक्सपर्ट ताला तोड़। अब तक उन्होंने तिजोरी खोल ली होगी, या 2-4 घंटों में खोल लेंगे। वो काली फाइल तिजोरी से निकाल लेंगे, उसके बदले खाली तिजोरी को गले में लटकाएंगे क्या? मोना चौधरी ने मुस्कराकर महाजन को देखा।
चिंता मत करो, वो फाइल तिजोरी में हो, ये मेरी पहली शर्त होगी। अगर देवराज चौहान को हीरा चाहिए तो वह हर हाल में मेरी बात मानेगा। मोना चौधरी कह उठी। मान लो कि देवराज चौहान ने सौदे से इनकार कर दिया तो? वो बात की बात है। अगर ऐसा हुआ तो तब हमारा कदम क्या होगा? पारसनाथ मोना चौधरी से बोला। पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। कुछ देर आराम कर लो, फिर बंगाली से बात करो कि उसका पार्टनर करमपाल सिंह कहाँ मिलेगा। रुस्तम राव और बाकीलाल करमपाल सिंह के लिए ही तिजोरी ले गए। करमपाल सिंह उन दोनों का पता ठिकाना, फ़ोन नंबर ज़रूर जानता होगा। उस नंबर पर दोनों से बात करके उन्हें समझाओ कि देवराज चौहान से बात करना बहुत ज़रूरी है। उसका बेशकीमती हीरा हमारे पास है। बेशक वे इस बारे में देवराज चौहान से पूछ सकते हैं, यानी कि हमें देवराज चौहान का फ़ोन नंबर उनसे लेना है ताकि देवराज चौहान से आगे की बात कर सके। ठीक है। पारसनाथ हथेली में रखे हीरे को देखता क्या उठा। मैं बंगाली से बात करूंगा। उसी कार में देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल बंगले पर पहुंचे। जगमोहन, देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला, कार को कहीं दूर फेंक दो। एक्सीडेंट की वजह से इसकी हालत बुरी हो चुकी है। पुलिस ने कार देखी तो वह रोक लेगी। वो तो ठीक है, लेकिन वह हीरा, उसके बारे में फिर बात करेंगे। पहले कार ठिकाने लगाया। देवराज चौहान ने कहा और बंगले में प्रवेश करता चला गया। जगमोहन और सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान को परवाह ही नहीं हीरे की कि वो हाथ से निकल गया। जगमोहन भुनभुनाया। परवाह है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। लेकिन तेरी तरह इस बात का ढोल बनाकर ठोकता नहीं फिरता। वो इस बारे में कुछ ना कुछ अवश्य सोचेगा। सोहनलाल के भीतर जाने के बाद जगमोहन कार लेकर चला गया। 1 घंटे बाद वापस लौटा। तब तक देवराज चौहान और सोहनलाल नहा धो चुके थे, परंतु बीते दिनों की भागदौड़ की वजह से थकान उनके चेहरों पर स्पष्ट झलक रही थी। कार में चेक कर लिया था? सोहनलाल बोला। हीरा कार में तो नहीं गिरा? कार में नहीं था, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। मैंने देख लिया था। तो फिर गया कहाँ? मोना चौधरी के पास। क्या? हाँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर गंभीर स्वर में कहा। सबसे बाद में वहाँ से मोना चौधरी ही निकली थी। हीरा वहीं गिरा और उसके हाथ लगा, वो ले गई। करोड़ों का हीरा वो ले गई? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। अब क्या किया जाए? जगमोहन व्याकुलता से बोला। हमें नहीं मालूम कि मोना चौधरी इस वक्त मुंबई में कहाँ है। देवराज चौहान एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, क्या उठा। अगर मालूम हो जाए तो कुछ किया जा सकता है, हीरा वापस आ सकता है। जगमोहन ने व्याकुलता से पहलू बदला। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। तुम्हारा मतलब है कि हम उस बेशकीमती हीरे को मोना चौधरी को ले जाने दें? जगमोहन के दांत भिज गए। देवराज चौहान सोच भरे ढंग से जगमोहन देवराज चौहान ने सोच भरे ढंग से सिर हिलाया। एक रास्ता है मोना चौधरी तक पहुंचने का। क्या? बाके ने कहा था कि वो अपने दोस्त करमपाल सिंह के लिए तिजोरी में रखी फाइल पाना चाहता है, और मोना करमपाल के किसी पार्टनर बंगाली के लिए वो फाइल पाना चाहती है। देवराज चौहान बोला। हाँ, बांके से कहकर करमपाल सिंह से जाना जा सकता है कि बंगाली कहाँ है, और बंगाली से मालूम करना कठिन नहीं होगा मोना चौधरी के ठिकाने के बारे में जानना। जगमोहन उछल पड़ा। ओह, इस तरह तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी बाकी रुस्तम राव को फ़ोन करता हूँ। कहने के साथ ही जगमोहन वहाँ से उठकर चला गया। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। तुम क्या समझते हो कि मोना चौधरी वो हीरा आसानी से हमारे हवाले कर देगी? सोहनलाल बोला। नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। उससे हीरा वापस लेने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो झगड़े वाली बात हो गई। देवराज चौहान खामोश रहा। जगमोहन वापस लौटा। दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा। जगमोहन ने कहा। इस वक्त वो तिजोरी के साथ जाने कहाँ होंगे? 10-11 बजे फ़ोन करना, देवराज चौहान ने कहा। और तब तक मोना चौधरी हीरा लेकर दिल्ली भाग गई तो? जगमोहन तीखे स्वर में बोला। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। तो दिल्ली कौन सी दूर है? जगमोहन होंठ भींच कर रह गया। करीब 12 बजे फ़ोन की बेल बजी। देवराज चौहान की कुछ देर पहले ही आंख खुली थी। सोहनलाल भी उठ चुका था। जगमोहन अभी नींद में था। देवराज चौहान फ़ोन के पास पहुंचा। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। सलाम बाप, अपन रुस्तम। कहो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। बाप, अपन के वहाँ से जाने के बाद कोई लफड़ा तो नहीं होएला? नहीं, पर बाप, अभी अपन के पास मोना चौधरी के आदमी पारसनाथ का फ़ोन आयला है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। आगे कहो। बाप, वो बोला है कि देवराज चौहान का कीमती हीरा मोना चौधरी के पास होएला। मोना चौधरी तुमसे बात करने के वास्ते अपन से तुम्हारा नंबर मांगेला है बाप। देवराज चौहान के माथे पर पड़े बल और गहरे हो गए। उसे फ़ोन नंबर दे दो। ठीक है। पारसनाथ आधे घंटे को अपन को फ़ोन करेला। नंबर उसको देला बाप। पर यह बात सच होला कि तुम्हारा कीमती हीरा मोना चौधरी के पास पहुँचेला बाप? हाँ। कैसे? रात को गिर गया था, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। बहुत कीमती होएला बाप? हाँ। तो मोना चौधरी हीरे के वास्ते फ़ोन पर क्या बात करेला बाप? वो तो हीरा हजम करेला। मोना चौधरी का फ़ोन आने पर मालूम होगा कि वो क्या चाहती है। ठीक बाप, अपन फ़ोन आने पर पारसनाथ को नंबर देला। रात सोहनलाल हमारे साथ होएला बाप। अपन को उसकी ज़रूरत है। इस बीच वो किधर को मिलेगा बाप? मेरे पास है बाप, उसको रोकेला, खास काम है।
वो तिजोरी खोलने को बोलना है उसको। रुस्तम, बाप, करमपाल सिंह को अपने साथ लेते आना। तुम करमपाल को कैसे जानेला बाप? रात बाके ने मोना चौधरी के सामने उनका और बंगाली का जिक्र किया था। समझेला बाप, खास बात होइला। हाँ, अपन करमपाल के साथ ही वहाँ पहुँचेला बाप। पारसनाथ का फ़ोन आने के पीछे अपन पहुँचेला। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। पलटा तो जगमोहन और सोहनलाल को चंद कदम दूर खड़े पाया। उनकी प्रश्न भरी निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान ने सारी बात उन्हें बताई। गड़बड़ है, जगमोहन के होठों से निकला। क्यों? सोहनलाल ने उसे देखा। मोना चौधरी के पास कीमती हीरा है, उसे भाग जाना चाहिए था, खिसक जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बात करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर मांग रही है। जगमोहन ने होठ बींचकर कहा। वो इतनी शरीफ नहीं है कि हीरे को हमारी अमानत समझकर वापस कर दे। बात तो ठीक है। सोहनलाल ने फ़ौरन सिर हिलाया। देवराज चांद मुस्कुराया। तुम्हारा क्या ख्याल है? जगमोहन ने देवराज चांद से पूछा। कम से कम वो हीरा लौटाने के लिए तो बात नहीं करना चाहती। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। मुझे देखकर वो जो भी कदम उठाती है उसमें चालबाजी अवश्य होती है। क्या करना चाहती होगी वो? कह नहीं सकता, लेकिन रुस्तम से नंबर लेकर आज वो फ़ोन पर अवश्य बात करेगी। देखते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। कोई तो खास बात करेगी। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। मुझे आसार ठीक नज़र नहीं आ रहे। जगमोहन ने दांतों से होठ काटते हुए कहा। हो सकता है वो वास्तव में हीरा वापस करना चाहती हो, सोहनलाल ने कहा। देवराज चांद ने इंकार में सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोला। हर बात हो सकती है, लेकिन ये बात नहीं हो सकती। वो जो भी बात करेगी उसमें उसका अपना मतलब होगा, या फिर कोई चालबाजी होगी। जब पहले टकराव हुआ था तो हार जीत का फैसला नहीं हो सका था, इसलिए वो हर संभव चेष्टा करेगी कि मुझे जैसे भी हो हार का मुंह दिखा सके। कोई कुछ ना बोला। हैदराबाद जाने वाले दिन रुस्तम राव मेरे पास आया था। खामोशी को सोहनलाल ने तोड़ा। बोल रहा था तिजोरी खुलवानी है, लेकिन वो अभी उसके पास नहीं है। इसका मतलब जो तिजोरी वो ला रहा है वही तिजोरी होगी। मतलब इस काम पर वो और बाकी देर से काम कर रहे हैं। कहने के साथ ही सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई, कश लिया। देवा। अगले ही पल सब चौंके। आवाज़ की तरफ घूमे। उनके पीछे फ़कीर बाबा खड़ा था। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। फ़कीर बाबा की आंखों में बेचैनी की झलक स्पष्ट नजर आ रही थी। बाबा, देवराज चांद के ओठों से निकला। आप, तू और मिन्नो फिर एक रास्ते पर आ ही गए। फ़कीर बाबा की आवाज़ में गंभीरता थी। बाबा, मैंने आपकी पूरी बात मानी और मैं जानता हूँ देवा, तुमने मेरी बात रखी, लेकिन तुम दोनों के लिए 15 दिन भारी थे और अनजाने में तुम 2 दिन पहले लौट आए। इसी को होनी कहते हैं, जो टल नहीं सकती। तुम दोनों के बीच होने वाली भयंकर लड़ाई का जन्म इन 15 दिनों में होना था और वो हो गया। अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। कोशिश मैंने की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। देवराज चांद गंभीर निगाहों से फ़कीर बाबा को देखता रहा। बाबा, जगमोहन क्या उठा। तुम मोना चौधरी को क्यों नहीं समझाते कि मैं सबको समझा रहा हूँ, देवा को भी, मिन्नो को भी समझाया था। 3 जन्म हो गए, लेकिन मेरी बात सुनते ही कौन है? सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मैं भोग रहा हूँ। सांप से ग्रस्त होगा 3 जन्मों से भटक रहा हूँ। देवा और मिन्नो की दोस्ती ही मेरी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन ये अपनी दुश्मनी छोड़ते नहीं। आपके पास तो बहुत शक्तियाँ हैं बाबा, देवराज चौहान बोला। उन शक्तियों के दम पर आप ये लड़ाई खत्म करवा कर मुक्ति पा सकते हैं। नहीं, गुरुवर का शाप था कि देवा और मिन्नो की दोस्ती मेरे दबाव की वजह से हुई, तो फिर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए तुम दोनों की दोस्ती कराने के लिए मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाबा का स्वर गंभीर था। तुम्हारे और मिन्नो के बीच लड़ाई की शुरुआत पड़ गई है, जो कि बीते वक्त के साथ गंभीर भयंकर रूप धारण कर लेगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस लड़ाई के निशान ज़्यादा गहरे ना हो सके। कहने के साथ ही फ़कीर बाबा हवा बनकर उनके सामने ही गायब होता चला गया। तीनों के चेहरों पर गंभीरता नजर आ रही थी। कोई कुछ ना बोला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जीत का ताज के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।